हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एजुकेशन इसके पॉइंट में। हम यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक में हिस्ट्री को कवर कर रहे थे और हिस्ट्री में हम मध्यकालीन भारत के इतिहास को कवर कर रहे हैं। आज हम दिल्ली सल्तनत के राजनीतिक को कवर करने वाले हैं। इस बुक में वन लाइनर क्वेश्चन दिया गया है जो आपके एग्जाम के पॉइंट से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं दिल्ली सल्तनत के राजनीतिक को। दिल्ली सल्तनत देखते हैं, राजनीतिक देखते हैं उसका। सबसे पहले देखते हैं गुलाम वंश। गुलाम वंश को देखते हैं। गुलाम वंश 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक रहा। देखते हैं सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक को। 1206 से लेकर 1210 तक कुतुबुद्दीन ऐबक का कार्यकाल था। भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश कौन था? तो गुलाम वंश था। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। महमूद गौरी का वह गुलाम कौन था जो अपने स्वामी की मृत्यु के बाद शासक बना और उसने गुलाम वंश की स्थापना की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक है। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका दास था? तो मोहम्मद गौरी का। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ पर थी? तो लाहौर में। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक कब करवाया था? तो जून 1206 में करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को दास्ता से मुक्ति कब मिली थी? तो 1208 में। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस स्थान से शासन का संचालन किया था? तो लाहौर से। कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन काल कब से कब तक था? तो 1206 से 1210 ईस्वी तक था। किसने पंजाब के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक से संघर्ष किया था? तो ताजुद्दीन एल-जोध ने किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा पराजित होने वाला बुंदेलखंड का शासक कौन था? तो परमाद्विद देव था। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाल बख्श के नाम से जाना जाता था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। किसने कुरान खां कहा जाता था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता था। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? तो चौगान खेलने के दौरान घोड़े से गिरकर हुआ था। पोलो या चौगान खेलते समय किस सुल्तान की मृत्यु हुई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की हुई थी। मृत्यु के उपरांत कुतुबुद्दीन ऐबक को कहाँ दफनाया गया था? तो लाहौर में। कुतुबुद्दीन ऐबक की 1210 ईस्वी में मृत्यु के उपरांत कौन उसका तत्कालीन उत्तराधिकारी बना था? तो आराम शाह बना था। अब देखते हैं इल्तुतमिश को। 1211 से लेकर 1236 ईस्वी तक दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो इल्तुतमिश था। दिल्ली सल्तनत का पहला संप्रभु या प्रभुता संपन्न शासक कौन था? तो इल्तुतमिश था। किस इतिहासकार ने इल्तुतमिश को भारत में मुस्लिम राज्य का वास्तविक संस्थापक माना है? तो आर.पी. त्रिपाठी ने। किस सुल्तान को गुलामों का गुलाम कहा गया है? तो इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश किस जनजाति का तुर्क था? तो इलबरी जनजाति का था। सुल्तान बनने से पूर्व इल्तुतमिश कहाँ का सूबेदार था? तो बदायूं का सूबेदार था। अपने राज्यारोहण के ठीक पूर्व मुक्ति के रूप में सुल्तान इल्तुतमिश के पास कौन सा इक्ता था? तो बदायूं का था। किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? तो इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश को गौरी ने दास्ता से कब मुक्त किया था? तो 1205 से 1206 ईस्वी में, खोखरों के विद्रोह के समय। इल्तुतमिश के द्वारा सत्ता ग्रहण करने का क्या आधार था? तो दिल्ली के तुर्क अमीरों और सैन्य अधिकारियों ने उसका चयन किया था।
कौन सुल्तान रात्रि में अपना अधिकांश समय प्रार्थना और चिंतन में व्यतीत करता था? तो इल्तुतमिश। निजामुद्दीन जुनैदी किसका वजीर था? तो इल्तुतमिश का था। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो मलिक जानी को। किस व्यक्ति ने इल्तुतमिश को एक ऐसा संदेश भेजा था जिसमें मंगोलों के खिलाफ गठबंधन की मांग थी? तो जलालुद्दीन मंगबरी ने। 1221 ईस्वी में जलालुद्दीन मंगबरनी भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा पर आ धमका और सिंधु नदी तक पहुंच गया। वह कौन था? तो ख्वारिज्म के शाह का पुत्र था। किसका पीछा करते हुए चंगेज खान सिंध नदी के तट पर पहुंचा गया? तो जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा करते हुए। अपने विख्यात नेता चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोल प्रथम बार किस वर्ष सिंधु नदी के किनारे संगठित हुए थे? तो 1221 में हुए थे। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर किसके काल में आया था? तो इल्तुतमिश के काल में आया था। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके समय भारत पर आक्रमण किया था? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में आक्रमण किया था। चंगेज खां का मूल नाम क्या था? तो तेमुचिन था। किस दिल्ली के सुल्तान के दरबार में चंगेज खां ने अपना राजदूत भेजा था? तो इल्तुतमिश के दरबार में। खलीफा का मान्यता पत्र प्राप्त करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो इल्तुतमिश था। किस वर्ष बगदाद के खलीफा का दूत इल्तुतमिश के पदाभिषेक वाला एक औपचारिक पत्र के साथ दिल्ली पहुंचा था? तो 1229 ईस्वी में। इस्लाम की राजधानी से भेजे गए वस्त्र, आभूषण तथा उपहार को सुल्तान, उसके पुत्र और अमीरों आदि ने ग्रहण किया। यह कथन किसके लिए है? तो इल्तुतमिश के लिए है। इस्लाम की राजधानी किस स्थल को कहा जाता है? तो बगदाद को। किस सुल्तान ने खलीफा से खिलअत प्राप्त किया था? तो इल्तुतमिश ने किया था। दिल्ली सल्तनत में सर्वप्रथम मंसूर का पद किसको मिला था? तो इल्तुतमिश को मिला था। इल्तुतमिश के विषय में सही कथन है? तो इल्तुतमिश ने अपनी प्रभुता की मान्यता खलीफा के द्वारा प्राप्त की थी। इल्तुतमिश ने बंगाल के सुल्तान गियासुद्दीन को हराकर लखनौती पर अधिकार किया था। दिल्ली सल्तनत में किसने सर्वप्रथम सुल्तान की पदवी धारण की थी? तो इल्तुतमिश ने। दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक सुल्तान कौन था? तो इल्तुतमिश था। किसने कहा है कि भारत में मुस्लिम संप्रभुता का इतिहास वास्तव में इल्तुतमिश के शासन काल से प्रारंभ होता है? तो रामप्रसाद त्रिपाठी ने कहे हैं। सुल्तान ने फारसी राजतंत्रीय परंपरा को आत्मसात किया और उन्हें भारतीय परिवेश के अनुसार ढाला। अदाबा उस सल्तानी और माशिर उस सल्तानी जैसे पुस्तकें जिन्हें उसने अपने पुत्रों की शिक्षा के लिए बगदाद से मंगवाई थी, ईरानी राजतंत्र के सिद्धांतों के संबंध में थी, जिन्हें वो पूरी तरह से दिल्ली के अनुकरण के लिए लालियत था। यह कथन किस सुल्तान के विषय में है? तो इल्तुतमिश के विषय में है। भारत अरब नहीं है, इसे दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। यह कथन किससे जुड़ा है? तो इल्तुतमिश से जुड़ा हुआ है। दरअसल उसने दिल्ली को भारत में तुर्की साम्राज्य का न केवल राजनीतिक एवं प्रशासनिक केंद्र बनाया, बल्कि अपनी सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र भी बनाया था। यह उल्लेखनीय है कि दिल्ली को सल्तनत काल के साहित्य में कभी भी सिर्फ उसके नाम से उल्लेखित नहीं किया गया। इसे हजरत
ए दिल्ली यानी राजसी दिल्ली या शहर कहा गया। यह सुल्तान कौन है? तो इल्तुतमिश है। इल्तुतमिश ने अपनी मृत्यु से पूर्व किसे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था? तो रजिया सुल्तान को किया था। रजिया को उत्तराधिकारी बनाने वाली शाही विज्ञप्ति की रचना इल्तुतमिश के लिए किसने की थी? तो मिन्हाज उस सिराज ने किया था। इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर कौन बैठा था? तो रुकुनुद्दीन फिरोज बैठा था। 7 तुर्कान कौन थी? तो रुकुनुद्दीन फिरोज की माता थी। किस सुल्तान की माता विद्वानों एवं परिजनों को उपहार एवं दान देने के लिए प्रसिद्ध थी? तो रुकुनुद्दीन फिरोज शाह की माता। गुलाम वंश के सुल्तानों में से कौन एक इल्तुतमिश की संतान नहीं था किंतु उसके वंश का अंतिम उत्तराधिकारी था? तो नासिरुद्दीन महमूद था। अब देखते हैं रजिया को। 1236 से 1240 ईस्वी तक इसका कार्यकाल था। मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाली पहली मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान। सुल्तान रजिया किसकी उत्तराधिकारी थी? तो इल्तुतमिश की। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक रजिया सुल्तान किस राजवंश से संबंधित थी? तो दास गुलाम राजवंश से संबंधित थी। कुतुबुद्दीन ऐबक और रजिया किस राजवंश से संबंधित थे? तो ममलूक राजवंश से संबंधित थे। गुलाम या दास वंश से संबंधित थे। रजिया सुल्तान किस वर्ष शासिका बनी थी? तो 1236 ईस्वी में बनी थी। अमीर ए हाजिब के पद पर रजिया ने किसे नियुक्त किया था? तो इख्तियारुद्दीन एतगिन को किया था। रजिया ने जमालुद्दीन याकुत को किस पद पर नियुक्त किया था? तो अमीर ए आखुर के पद पर नियुक्त किया था। सुन्नी और शियाओं के मध्य सबसे अधिक सांप्रदायिक विवाद किसके काल में हुआ था? तो रजिया के काल में हुआ था। रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? तो तुर्कों का था। रजिया के विरोधी अमीर गुट का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो निजामुल मुल्क जुनैदी कर रहा था। रजिया सुल्तान कहाँ हारी और कहाँ पर उसकी हत्या हुई थी? तो कैथल में हुआ था। रजिया की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर कौन बैठा था? तो मुइजुद्दीन बहराम शाह बैठा था। रजिया के पतन का क्या कारण था? तो उसका स्त्री होना था। किस इतिहासकार ने रजिया की असफलता का कारण उसका स्त्री होना बताया है? तो मिन्हाज उस सिराज ने बताया है। अब देखते हैं बलबन को। 1266 से लेकर 1286 तक इसका शासनकाल था। सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद की सेवा में रहने वाला अमीर जिसने बलबन की साजिशों से सर्वोच्च पद खो दिया कौन था? तो इमामुद्दीन रेहान था। इतिहासकार मिन्हाज के अनुसार दिल्ली का आदर्श सुल्तान कौन था? तो नासिरुद्दीन महमूद था। बलबन को उल्गू खां की उपाधि किसने दी थी? तो नासिरुद्दीन महमूद ने दिया था। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? तो गयासुद्दीन बलबन था। बलबन अपने को किसका वंशज मानता था? तो अफरासियाब का वंशज मानता था। बलबन किस वंश का शासक था? तो ममलूक वंश का था। बलबन का जन्म तुर्कों के किस संप्रदाय में हुआ था? तो इल्बरी तुर्क संप्रदाय में हुआ था।
वह ममलूक सुल्तान कौन था जो राजतत्व के देवी सिद्धांत का पक्षधर था? तो बलबन था। वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था? तो बलबन था। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने कौन सी भव्य उपाधि धारण की थी? तो जिल्ले इलाही की उपाधि धारण की थी। वह सुल्तान स्वयं को नायब ए खुदाई कहता था। तो बलबन की सार्वभौमिकता तथा राजकीय नीति को जानने के लिए मूल स्रोत कौन है? तो बरनी है, तारिक ए फिरोज शाही है। किस सुल्तान ने गढ़ मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है? तो बलबन ने कहा है। दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया कि उसने रक्त ए लौह की नीति अपनाई थी? तो बलबन ने। किस सुल्तान ने तुर्कान ए चिलगानी का दमन किया था? तो बलबन ने किया था। बलबन के विषय में सही कथन है तो उसने शक्तिशाली कुलीन वर्ग का दमन किया, उसने अपने राज्य को मंगोलों से सुरक्षित किया, उसने बंगाल में एक विद्रोह का दमन किया। बलबन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर ली। वह उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता था। बलबन के राजतत्व सिद्धांत के संदर्भ में सत्य कथन है तो बलबन ने राजतत्व सिद्धांत परिभाषित किया था। वह ताज की प्रतिष्ठा में वृद्धि करना चाहता था। बलबन के राजतत्व का सिद्धांत रक्त और लौह की नीति पर आधारित था। दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन करवाया था? तो बलबन था। वह इलबरी शासक कौन था जिसने दिल्ली सल्तनत में सिजदा, पाबोस और नौरोज प्रारंभ करवाया था? तो बलबन ने। ईरानी त्योहार नौरोज का प्रचलन किस सुल्तान ने प्रारंभ किया था? तो बलबन ने किया था। जिल अल्लाह को राज्याधिकार संबंधित अवधारणा है, किससे संबंधित है? तो बलबन से संबंधित है। क्लासिकल संस्कृत भाषा के दिल्ली स्थित दीर्घ पालम बावली अभिलेख में संभवतः दावा किया गया है कि राजा के सुशासन के कारण भगवान विष्णु समस्त चिंताओं को त्याग कर क्षीर सागर में शांतिपूर्वक शयनरत हैं। यह किस राजा के बारे में दावा किया गया है? तो गयासुद्दीन बलबन के बारे में कहा गया है। वह सुल्तान कौन था जिसने पूरा एक वर्ष मेवातियों के दमन और दिल्ली के निकटवर्ती जंगल काटवाने में समर्पित कर दिया गया था? तो बलबन था। बलबन के काल में विद्रोह करने वाला बंगाल का गवर्नर कौन था? तो तुलगिरिल खां था। सुल्तान बलबन के आदेश पर सार्वजनिक रूप से कोड़े की सजा पाने वाला अमीर कौन था? तो मलिक बकबक था। किस सल्तनत शासक ने सीमा विस्तार की नीति नहीं अपनाई थी? तो बलबन ने। बलबन के द्वारा विजय के स्थान पर सुदृढ़ीकरण की नीति अपनाने के निम्न कारण थे तो विदेशी आक्रमण का भय, आंतरिक विद्रोह, भारतीय शासकों की तुर्की शासन को उखाड़ फेंकने की इच्छा। बलबन को निम्नलिखित बातों का श्रेय दिया जा सकता है तो दिल्ली सल्तनत को सुदृढ़ किया, चालीसा के मंडल को नष्ट किया, सुल्तान के पद की गरिमा स्थापित की। सुल्तान बलबन ने अपने दरबार का गठन किस पद्धति से किया था? तो फारसी पद्धति पर किया था।
बलबन ने राजतत्व का सिद्धांत कहाँ से ग्रहण किया था? तो सासानी पर्शिया से किया था। एक मलिक होते हुए भी वह खान हो गया और फिर सुल्तान बन गया। यह व्यक्ति कौन था? तो बलबन था। अपनी लगभग 40 वर्षों की खानी और बादशाहियत के दौरान उसने कभी बाजार के लोगों, निम्न तबके के लोगों, संगीतकारों और विदूषकों से बातचीत नहीं की। जियाउद्दीन बर्नी का यह कथन किस सुल्तान के संदर्भ में है? तो बलबन के विषय में है। बरीदों के सफल अनुचरण के मुद्दे पर किस सुल्तान ने अपने बेटे को सलाह दी थी कि मुखबिरों और जासूसों को दरबार में के इर्द गिर्द भटकने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए? शासक से उनकी आज्ञाकारी और विश्वास पात्र मित्रों से भय पैदा करती है और राजा में उनके विश्वास से जो अच्छे शासक का आधार है को नष्ट करती है। तो किसका है? तो बलबन ने कहा है। इस्लाम धर्म को स्वीकार करने वाले कमाल माहियार को जब अमरोहा के मुतशर्रिफ के पद के लिए चुना गया और जब उसे सुल्तान के समक्ष प्रस्तुत किया गया तब सुल्तान की प्रतिक्रिया थी, जब मैं निचले तबके में पैदा व्यक्ति को देखता हूँ तो मेरे शरीर की प्रत्येक धमनी और नस क्रोध से खींचना शुरू हो जाती है। यह कथन किस सुल्तान से संबंधित है? तो बलबन से संबंधित है। अपनी मृत्यु से पूर्व बलबन ने किसी अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया था? तो केखुसवर को किया था। बंगाल विजय हेतु बलबन अपने साथ किस पुत्र को ले गया था? तो बुगरा खां को ले गया था। ममलुक यानी गुलाम वंश को देखते हैं। 1206 से 1290 तक इसका कार्यकाल था। कुतुबी वंश, तो कुतुबी वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 तक इसका कार्यकाल था। उसके बाद आराम शाह, तो आराम शाह का 1210 से 1211 वर्ष तक का कार्यकाल था। अब शमसी वंश देखते हैं। तो शमसी वंश में इल्तुतमिश 1211 से 1236 तक, रुकनुद्दीन फिरोज शाह 1236 तक, रजिया 1236 से 1240, म्यूजुद्दीन बहराम शाह तो 1240 से 1242 तक, अलाउद्दीन मसूद शाह तो 1242 से 1246, नासिरुद्दीन महमूद 1246 से 1266 तक। बलबनी वंश, तो बलबनी वंश में गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1286, के कुबाद और क्यूमर्स 1287 से 1290 तक। अब देखते हैं खिलजी वंश 1290 से 1230 तक। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी देखते हैं 1290 से 1296 तक इसका कार्यकाल था। खिलजी कौन थे? तो तुर्क थे। खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का किलो खड़ी में राज्याभिषेक किस सन में हुआ था? तो 1290 में हुआ था। जलालुद्दीन ने अपना राज्याभिषेक कहाँ पर करवाया था? तो किलो खड़ी में करवाया था। खिलजी वंश के शासन की स्थापना होना खिलजी क्रांति कहा जाता है, क्योंकि इस समय में से तुर्क अभिजात वर्ग था। सत्ता के एकाधिकार की समाप्ति हो गई। खिलजी सुल्तान ने राज्य को राजनीतिक एकरूपता प्रदान की। साम्राज्यवादी और आर्थिक नीतियों में उग्र और प्रबल परिवर्तन हुए। किस शासक ने विचार दिया कि राज्य वास्तव में एक इस्लामी राज्य नहीं हो सकता? तो गया जलालुद्दीन खिलजी ने दिया। किस सल्तनत कालीन शासक की आज्ञा से
सीदी मौला नामक एक दरवेश को केवल राजद्रोह के संदेह पर फांसी दे दी गई। तो जलालुद्दीन खिलजी की आज्ञा से 9 मुसलमान कौन थे? तो दिल्ली के पास बसे मंगोल के वंशज जिन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में कौन नवीन मुस्लिम कहलाए थे? तो मंगोल थे। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के विरुद्ध विद्रोह करने वाला कारा मानिकपुर का गवर्नर कौन था? तो मलिक छज्जू था। किस इतिहासकार का कथन है जलालुद्दीन दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था जिसने उदार निरंकुशवाद के आदर्श को अपने सामने रखा था? तो डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव ने। अब देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ईस्वी तक। अलाउद्दीन ने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कहाँ पे की थी? तो कारा में। किस स्थान पे अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को सुल्तान घोषित किया अथवा सिंहासन पर स्वयं को आसीन किया था? तो कारा में। किस सुल्तान को पहले अली गुरशप यानी गुरशप के नाम से जाना जाता है? तो अलाउद्दीन खिलजी को। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया था? तो जलालुद्दीन खिलजी चलाना चाहता था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासन आरंभ के कुछ वर्षों के उपरांत सार्वजनिक असंतोष तथा विद्रोह के कारणों पर विचार किया तथा निम्न कारणों की पहचान की थी कि राजा का अपनी प्रजा की अवस्था के प्रति उपेक्षा तथा अनभिज्ञता का रवैया, अमीरों की मदिरापान की गोष्ठियां षड्यंत्रों की प्रसव भूमि थी। अत्यधिक संपत्ति ने दुर्शक्ति तथा कुविचारों दोनों के लिए पर्याप्त समय प्रदान किया। गुप्तचर विभाग की अयोग्यता। दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी के संदर्भ में सत्य कथन है तो अलाउद्दीन ने सीरी दुर्ग का निर्माण करवाया था। वह मंगोलों से दिल्ली को सुरक्षित रखना चाहता था। अलाउद्दीन द्वारा दिल्ली में मद निषेध के आदेश का प्रमुख कारण क्या था? तो राजनीतिक था। जियाउद्दीन बर्नी उल्लेख करता है कि शराब पर प्रतिबंध के बावजूद नशेड़ी व्यभिचारी और असहाय लोगों अपने घरों के भीतर भटिया बनाकर शराब तैयार करते थे, उसे पीते थे और गुप्त रूप से उसे ऊंचे दामों में बेचते भी थे। उपयुक्त कथन में जियाउद्दीन बर्नी किस सुल्तान का जिक्र किया है जिसने अपने राज्य में शराब पीने और उसे बेचने पर पाबंदी लगाई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी का। दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी का राजत्व सिद्धांत किस पर आधारित था? तो राजत्व की देवी सिद्धांत पर आधारित था। मैं लोगों को ऐसे हुक्म देता हूँ जो राज्य के लिए लाभकारी समझता हूँ। मैं नहीं जानता हूँ कि वे शरीयत द्वारा अनुमत हैं अथवा नहीं। यह कथन किसने कहा है? तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा है। जब उसने राजतत्व किंगशिप प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा था? तो अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा था। वह सुल्तान जो अधिराजत्व में विश्वास करता था न कि प्रभु सत्ता पर कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी था। मेरी सीमा क्षेत्र में 100 करोड़ भी पूरे तरह से मेरी आज्ञा के अधीन नहीं है। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी यह शिकायत किससे कर रहा था? तो काजी
मुगीसुद्दीन से कर रहा था। काजी मुगीसुद्दीन से कर रहा था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में कौन एक राज्यपाल था? तो गियासुद्दीन तुगलक था, दिगपालपुर का गवर्नर। वह कौन सा प्रथम राज्य था जिसके विरुद्ध अलाउद्दीन खिलजी ने हमले की शुरुआत की थी? तो गुजरात था। गुजरात के बघेल राजवंश का वह अंतिम शासक कौन था जिसकी हार के बाद अलाउद्दीन खिलजी को राज्य दिया गया? तो कर्णदेव था। अलाउद्दीन खिलजी को मलिक काफूर नामक दास कहाँ से प्राप्त हुआ? तो गुजरात से हुआ। किसे 1000 दिनारी की पदवी दी गई? तो मलिक काफूर को। मलिक काफूर एक योग्य सेना नायक किस शासक के अधीन कार्यरत था? तो अलाउद्दीन खिलजी के अधीन। किस सुल्तान के विरुद्ध हाजी मौला ने विद्रोह किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का क्या नाम था? तो राणा रतन सिंह था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने बेटे खिर्ज खां के नाम पर किस शहर का नाम खिरजाबाद रखा था? तो चित्तौड़ का। कौन सा फारसी इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ चित्तौड़ अभियान में गया था? तो अमीर खुसरो। विंध्याचल की पहाड़ियों को पार करने वाला प्रथम तुर्क सुल्तान कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी था। पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसका साम्राज्य भारत के सुदूर दक्षिण सहित लगभग संपूर्ण भारत में फैला था? तो अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन का दक्षिण भारत पर पहली बार कब आक्रमण हुआ था? तो 1296 में हुआ था। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने दक्कन को भेदा था? तो अलाउद्दीन खिलजी। वह पहला मुसलमान जिसने दक्षिण को जीता? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो रामचंद्र देव था। अलाउद्दीन खिलजी ने किस राजा को नौसारी की जागीर और रायन की उपाधि दी थी? तो देवगिरी के रामचंद्र देव को। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत के अभियान के संदर्भ में सत्य कथन है। तो अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण अभियान धन प्राप्ति का प्रयास था और उसने दक्षिण राज्यों का विलय नहीं किया। किसने मलिक काफूर के दक्षिण अभियानों का सर्वाधिक आधिकारिक विवरण दिया है? तो अमीर खुसरो ने। अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत के अभियान का क्या उद्देश्य था? तो धन प्राप्ति का उद्देश्य था। किसने दक्षिण भारत में अलाउद्दीन खिलजी के प्रभुत्व को स्वीकार नहीं किया था? तो पांड्य ने। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय वारंगल पर किस राजवंश का शासन था? तो काकतीय राजवंश का शासन था। काकतीय राजवंश का शासन था। 1303 ईस्वी में काकतीय शासकों की सेना ने किसकी सेना को वारंगल में परास्त किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी की सेना को। दिल्ली के किस सुल्तान ने सर्वाधिक मंगोल आक्रमणों का सामना किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। किस मंगोल सेनापति ने अलाउद्दीन खिलजी को हराया था? तो तरगी ने। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा एक ही दिन में बड़ी संख्या में नवीन मुसलमानों का कत्लेआम करने की कार्यवाही का विवरण किसने दिया है? तो ईसामी तथा बर्नी ने दिया है। मंगोल आक्रमणकारी कुतलुक ख्वाजा ने भारत पर किसके शासनकाल में आक्रमण किया था? तो अलाउद्दीन के समय में किया था। मंगोलों को पराजित करने में अलाउद्दीन के किस सेना नायक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो जफर खान ने। अलाउद्दीन की सेनापति जफर खान ने 2 मंगोल आक्रमणकारियों का कब सामना किया था? तो 1298 में और 1299 में। जफर खान नामक प्रसिद्ध वीर जो मंगोल आक्रमणकारियों से युद्ध करते हुए मारा गया और रुस्तम के नाम से जाना जाता था, किस शासक का अभिन्न मित्र था? तो अलाउद्दीन खिलजी का था।
अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी? तो जफर खां की। 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? तो रावी नदी था। अलाउद्दीन खिलजी की विजयों का सही क्रम है तो गुजरात 1298 में, रणथंभौर 1301 में, चित्तौड़ 1303 में, तेलंगाना 1309 में विजय हुआ था। कौन से 4 खान अलाउद्दीन खिलजी के अत्यंत विश्वसनीय थे? तो अल्प खां, उलगू खां, नुसरत खां और जफर खां। किस शासक ने विचार दिया कि राज्य वास्तव में एक इस्लामी राज्य नहीं हो सकता? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। किस सुल्तान ने द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। जालौर के राजा कान्हर देव के विरुद्ध युद्ध में किसने अपने महल की नौकरानी गुले बिहसित की अध्यक्षता में सेना भेजी थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। जालौर को विजित करके अलाउद्दीन ने जालौर का क्या नाम रखा? तो जलालाबाद रखा। यह किसने लिखा है कि अलाउद्दीन खिलजी इतना रक्त बहाने का दोषी है जितना कि फेरो ने भी कभी नहीं बहाया था? तो बर्नी ने लिखा है। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के पश्चात कौन सुल्तान बना था? तो शिहाबुद्दीन उमर बना था। अलाउद्दीन के पुत्रों में से कौन एक उसकी पत्नी झट्यपाली से उत्पन्न था, जो देवगिरी के राजा रामचंद्र देव की पुत्री थी? तो शिहाबुद्दीन उमर था। अब देखते हैं मुबारक शाह खिलजी को। 1316 से 1320 ईस्वी तक। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह दिल्ली का सुल्तान कब बना? तो 1316 में बना। किसने खलीफतुल्लाह की उपाधि धारण की? तो मुबारक शाह खिलजी ने। वह कौन सा दिल्ली का सुल्तान था जिसने स्वयं खलीफा की उपाधि धारण की? तो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने। किस सुल्तान ने खलीफा ए रब्बुल आलमीन की उपाधि धारण की? तो मुबारक शाह खिलजी ने। मुबारक शाह के विषय में किसने लिखा है? वह कभी कभी नग्न होकर अपने दरबारियों के बीच दौरा करता था? तो बर्नी ने। दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया था? तो खिलजी वंश ने। खिलजी वंश के शासक और उनका शासनकाल देखते हैं। जलालुद्दीन खिलजी तो 1290 से 1296 तक शासन किया। अलाउद्दीन खिलजी का तो 1296 से 1316 ईस्वी तक शासनकाल था। शिहाबुद्दीन उमर का 1316 था। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह का 1316 से 1320 ईस्वी तक। नासिरुद्दीन खुसरो शाह का 1320 ईस्वी तक था। अब देखते हैं सल्तनत कालीन क्षेत्रीय रियासत और उनके शासक को। गुजरात के शासक कर्णदेव, रणथंभौर के शासक हमीरदेव, चित्तौड़ के शासक राणा रतन सिंह, देवगिरी का राजा राय रामचंद्र, होयसल का तो वीर बल्लाल, मदुरा का तो वीर पांडे, वारंगल का प्रताप रुद्रदेव द्वितीय था। खिलजी की कालीन युद्ध देखते हैं। रणथंभौर की विजय के सेनापति कौन थे? तो उलगू खां और नुसरत खां। मांडू की विजय में तो आइन उल मुल्क मुल्तानी था। जालौर की विजय में तो कामुलुद्दीन गुर्ग था। अब देखते हैं तुगलक वंश 1320 से 1412 ईस्वी तक। सबसे पहले थे गयासुद्दीन तुगलक को। गयासुद्दीन तुगलक का कार्यकाल 1320 से लेकर 1325 ईस्वी तक इसका शासनकाल था। भारत में तुगलक वंश के संस्थापक कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक था।
दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था जिसने गाजी शब्द को अपने नाम के साथ जोड़ा था? तो गयासुद्दीन तुगलक था। गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? तो तुगलक वंश का। अलाउद्दीन के सेनाध्यक्षों में से कौन तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना था? तो गाजी मलिक ने। गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली का सुल्तान कब बना था? तो 1320 ईस्वी में। अलाउद्दीन खिलजी ने गाजी मलिक को कहाँ का सूबेदार नियुक्त किया था? तो दीपालपुर का सूबेदार। किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? तो गयासुद्दीन तुगलक से। कौन सा सुल्तान अपने समकालीन संत निजामुद्दीन औलिया को शत्रु मानता था? तो गयासुद्दीन तुगलक। विजयोपरांत गयासुद्दीन ने तेलंगाना की राजधानी वारंगल का क्या नाम रखा था? तो सुल्तानपुर रखा था। हनूज दिल्ली दूरस्थ किस सुल्तान को संबोधित कथन है? तो गयासुद्दीन तुगलक को। अलाउद्दीन की कठोर नीति के विपरीत गयासुद्दीन ने उदारता की नीति अपनाई। बर्नी ने उसकी इस नीति को किस नाम से संबोधित किया था? तो रस्मे मियाना अथवा मध्यपंथी नीति से संबोधित किया था। बंगाल विजय के पश्चात लौटते समय लकड़ी से निर्मित महल में गयासुद्दीन तुगलक कहाँ ठहरा था? तो अफगानपुर में ठहरा था। उपयुक्त लकड़ी के महल का निर्माता कौन था? तो अहमद एयाज था। गयासुद्दीन तुगलक मृत्यु के विषय में किसने लिखा है कि अचानक बिजली गिरने से सुल्तान दुर्घटनाग्रस्त हो गए? तो बर्नी ने लिखा है। गयासुद्दीन तुगलक के विषय में किसने लिखा कि वह एक 100 पंडितों का शिरोवस्त्र अपने राजमुकुट के नीचे धारण किए था? तो अमीर खुसरो ने। अब देखते हैं मोहम्मद बिन तुगलक को। 1325 से 1351। गयासुद्दीन तुगलक ने अपने राज्यरोहण के पश्चात जूना खां को कौन सी उपाधि प्रदान की थी? तो उल्गू खां के। किस सुल्तान का नाम जूना खां था? तो मोहम्मद बिन तुगलक का। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक किस सुल्तान का नाम जूना खां था? तो मोहम्मद बिन तुगलक का। सुल्तान मोहम्मद तुगलक सल्तनत की गद्दी कब बैठा था? तो 1325 ईस्वी में। मोहम्मद तुगलक सुल्तान बनने के कितने दिन बाद दिल्ली में प्रविष्ट हुआ था? तो 40 दिन बाद। किस दिल्ली सुल्तान ने सस्यावर्तन की पद्धति का अनुमोदन किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया था? तो दौलताबाद। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस वर्ष अपनी राजधानी दिल्ली के दौलताबाद परिवर्तित की थी? तो 1326 से 27 ईस्वी में। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा दौलताबाद को अपनी राजधानी बनाने जाने का क्या कारण था? तो यह नगर साम्राज्य के केंद्र में था। मोहम्मद बिन तुगलक देवगिरी को अपनी राजधानी इसलिए बनाना चाहता था क्योंकि यह साम्राज्य के केंद्र में स्थित था। यह कथन किसका है? तो जियाउद्दीन बर्नी का है। दिल्ली से दौलताबाद की दूरी कितनी थी? तो 700 मील थी। किसने लिखा है कि राजधानी परिवर्तन सुल्तान का दंडनात्मक कार्य था? तो इब्न बतूता लिखा है। किस लेखक का मत है कि मोहम्मद तुगलक ने संपूर्ण जनता को दिल्ली से दौलताबाद जाने के आदेश नहीं दिए थे? तो डॉक्टर के निजामी का है। नगर इतना बुरी तरह उजड़ गया कि नगर की इमारतों, महल और आसपास के इलाकों में एक बिल्ली या कुत्ता तक नहीं बचा। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा राजधानी के स्थानांतरण के बारे में उपयुक्त व्यक्त किसने दिया था? तो जियाउद्दीन बर्नी ने दिया था।
मोहम्मद मोहम्मद तुगलक से संबंधित निम्नलिखित कथन सही है। तो इसामी और इब्न बतूता उसकी जोगियों के साथ व्यक्तिगत चर्चा का साक्ष्य देते हैं। होली के उत्सव में उसने भाग लेने का साक्ष्य मिलता है। किसने कहा था मेरा साम्राज्य रुग्ण हो गया और यह किसी उपचार से ठीक नहीं होता। वैद्य सिर दर्द ठीक करता है और तदुपरांत बुखार हो जाता है। यह बुखार ठीक करने की कोशिश करता है तो कुछ और हो जाता है। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा है। वह दिल्ली सुल्तान जिसके यहाँ चीन के मंगोल सम्राट का एक शिष्टमंडल कुछ बौद्ध मंदिरों को देखने की अनुमति के लिए आया था, कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक था। मोहम्मद बिन तुगलक की चारों योजनाओं का सही क्रम है। तो दोआब में कर वृद्धि, राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा और खुरासन अभियान है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हुआ था। किस सुल्तान का जैन विद्वानों से घनिष्ठ संबंध था? तो मोहम्मद बिन तुगलक का। स्वर्गद्वारी नामक शिविर किस सुल्तान से संबंधित था? तो मोहम्मद बिन तुगलक से। अमीरान ए सदाह का उत्पीड़न करने वाला सुल्तान का क्या नाम था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता प्रसिद्ध मुस्लिम अन्वेषक जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया, वह किस देश से था? तो मोरक्को से था। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासन क्षेत्र को हिंद और सिंध शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो इब्न बतूता ने किया था। किस इतिहासकार का कथन है कि मोहम्मद बिन तुगलक में पागलपन का कुछ अंश था? तो एल्फिंस्टन का है। दिल्ली के सुल्तानों में से कौन सबसे अधिक विवादास्पद था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। किस सुल्तान के काल में सबसे अधिक राज्य विस्तार हुआ था? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। मोहम्मद बिन तुगलक के सुधार क्यों असफल हुए? क्योंकि उन्हें गलत ढंग से लागू किया गया था। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित और आयु विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था, कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक था। दिल्ली का कौन सा सुल्तान अपनी विद्वता के कारण अपने युग का अरस्तु कहा गया है? तो मोहम्मद बिन तुगलक है। किस सुल्तान के संदर्भ में कहा गया है कि वह पढ़ा लिखा मूर्ख सुल्तान था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहा गया है। रतन नाम के हिंदू को किसके शासनकाल में राजस्व अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। किस सुल्तान ने दास प्रथा को प्रश्रय नहीं दिया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद तुगलक के विषय में सही कथन है। तो वह सार्वजनिक रूप से होली खेला था। वह गंगा जल का पान करता था। उसने हिंदू अमीरों को नियुक्त किया था। किसने कई विदेशी हिंदुओं तथा मंगोलों को समान तथा उच्च पद प्रदान किए थे? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। किस सुल्तान के शासनकाल में बहाउद्दीन गुरशप ने विद्रोह किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। मुल्तान का वह सूबेदार कौन था जिसने सुल्तान मोहम्मद तुगलक के समय विद्रोह किया था? तो बहराम आइबा उर्फ किसलू खां था। दिल्ली के किस सुल्तान के विरुद्ध सबसे अधिक विद्रोह हुए थे? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। मोहम्मद बिन तुगलक के समय विद्रोह के सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारणों में अति महत्व का कारण कौन था? तो वह उलेमाओं के विरुद्ध निर्णय देता था। मंगोल नेता अलाउद्दीन तर्मशीरीन का आक्रमण किस सुल्तान के समय में हुआ था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हुआ था। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु किस अभियान के समय में हुई थी? तो
तो ठट्टा अभियान के समय में हुआ था। मोहम्मद तुगलक की मृत्यु पर किसने लिखा कि सुल्तान को उसकी प्रजा से तथा प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई? तो बदायूनी ने लिखा था। अब देखते हैं फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 ईस्वी। फिरोज तुगलक दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर किस वर्ष आसीन हुआ था? तो 1351 में। सुल्तान फिरोज के पिता का क्या नाम था? तो रज्जब नाम था। फिरोज शाह तुगलक दिल्ली की गद्दी पर राज्यारोहण के उपरांत समाप्त किए गए कृषि उपकर क्या कहलाते थे? तो अबवाब कहलाता था। इतिहास का जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार दिल्ली का आदर्श सुल्तान कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक था। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने। दिल्ली का एकमात्र सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा लिखी कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक था। फिरोज तुगलक ने किसकी स्मृति चिर अस्थायी रखने के लिए जौनपुर नगर की स्थापना की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक की। फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर की स्थापना किस वर्ष में की थी? तो 1359 में किया था। फिरोज शाह तुगलक ने केवल वे ही कर वसूल किए जिन्हें इस्लाम धर्म की मान्यता थी। कौन सा एक अतिरिक्त कर था जो फिरोज ने लगाया था? तो सिंचाई कर था। दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने। टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेके दिल्ली कौन सा सुल्तान ले आया? तो फिरोज शाह तुगलक ने। किस शासक ने अपनी राजधानी में दान का लंगर स्थापित करवाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने। दिल्ली के सुल्तानों में कौन गुलामों के कल्याण के लिए किए गए कार्यों के लिए जाना जाता है? तो फिरोज शाह तुगलक। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला सुल्तान का पहला सुल्तान कौन था? सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक था। वह सुल्तान कौन था जिसने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था? तो एक खैराती अस्पताल था। किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो फिरोज शाह तुगलक के दरबार में। दिल्ली सल्तनत में कौन सुल्तान दासों का शौकीन था? तो फिरोज शाह तुगलक था। अपने समय की सबसे लंबी नहर जिसका अभी भी व्यवहार होता है और जो उत्तर भारत के लिए सबसे अधिक लाभप्रद है, उसका निर्माण किसने करवाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने। दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है, वह था तो फिरोज शाह तुगलक था। मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, सिकंदर लोदी तथा शेर शाह सूरी में से वह सुल्तान जिसने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे? तो फिरोज शाह तुगलक ने किया था। दिल्ली का वह कौन सुल्तान था जिसने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे? तो फिरोज तुगलक ने। भारत में दालों के निर्यात पर किसने प्रतिबंध लगाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने। जब सुल्तान फिरोज तुगलक ने पुरी के जगन्नाथ मंदिर पर आक्रमण किया, उस समय उड़ीसा का शासक कौन था? तो भानुदेव तृतीय थे। कठेहर रुहेलखंड के शासक खरकू ने किस सुल्तान के समय विद्रोह किया था? तो सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के समय विद्रोह किया था। सल्तनत काल में महदवियों का विद्रोह किसने दबाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने। ऐसा कहा जाता है कि फिरोज तुगलक दिल्ली सल्तनत के पतन का कारण बना क्योंकि उसने सामंतों को आनुवंशिक बनने दिया। सर्वशक्तिमान अल्लाह जब अपने सेवकों की आजीविका वृद्धावस्था के कारण वापस नहीं लेता,
खुदा का बंदा होने के नाते मैं अपने वृद्ध सैनिकों को कैसे पदच्युत कर सकता हूँ? किसने कहा था? तो फिरोज शाह तुगलक ने कहा। किस सुल्तान को खलीफा से सैयद उस सलातिन की पदवी प्राप्त हुई थी? तो फिरोज शाह तुगलक को। किस इतिहासकार ने सुल्तान फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत युग का अकबर कहा है? तो हेनरी इलियट और एफलिंसन ने कहा है। मकबूल खाने जहां किस सुल्तान का वजीर था? तो फिरोज शाह तुगलक का था मकबूल खाने जहां। उत्तरवर्ती तुगलक काल को देखते हैं। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के पश्चात कौन सुल्तान बना था? तो गयासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय बना था। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक था। किस सुल्तान के विषय में कहा जाता है कि दुनिया का बादशाह का शासन दिल्ली में से पालम तक था? तो नासिरुद्दीन मोहम्मद के विषय में कहा जाता है। तैमूर लंग ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो 1398 में। तैमूर लंग के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक था। किस आक्रांता को भाग्यशाली भविष्य का स्वामी कहा गया है? तो तैमूर लंग को। तैमूर लंग क्यों कहा जाता है? तो युद्ध में पैर खराब हो जाने पर लंगड़ाने के कारण कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत के इतिहास में किस राजवंश ने सबसे लंबी अवधि तक शासन किया था? तो तुगलक वंश ने किया था। अब देखते हैं तुगलक वंश के शासक को। तो गियासुद्दीन तुगलक तो 1320 से 1325 ईस्वी तक। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 ईस्वी। फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 ईस्वी। गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय तो 1388 से 1389 तक ले। अबू बकर 1389 से 1390। नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह 1390 से 1394। अलाउद्दीन सिकंदर शाह 1394 ईस्वी तक। नासिरुद्दीन महमूद शाह 1394 से 1412 ईस्वी तक शासन किया। अब देखते हैं सैयद वंश को। 1414 से 1451। सैयद वंश में सबसे पहले खिलजी खां को देखते हैं। 1414 से लेकर 1421 ईस्वी तक इसका शासन काल रहा। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ था? तो सैयद वंश का। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो खिलजी खां था। तैमूर प्रतिनिधि खिलजी खां द्वारा स्थापित राजवंश को सैयद वंश क्यों कहा जाता है? तो क्योंकि खिलजी खां पैगंबर का वंशज था। तैमूर के प्रतिनिधि के रूप में खिलजी खां ने दिल्ली को किससे जीता था? तो दौलत खां लोधी से जीता था। सुल्तान के स्थान पर खिलजी खां ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो रैयत ए आला की उपाधि धारण की थी। खिलजी खां को सर्वप्रथम फिरोज ने कहाँ का सूबेदार नियुक्त किया था? तो मुल्तान का। किस अभियान से लौटने के बाद 1421 ईस्वी में खिलजी खां का देहांत हो गया? तो मेवात के अभियान से। खिलजी खां की मृत्यु पर जनता ने किस रंग के वस्त्र पहनकर शोक प्रकट किया था? तो काले वस्त्र पहनकर शोक प्रकट किया था। लोग उसके शासनकाल में प्रसन्न और संतुष्ट थे, अतः जवान और बूढ़े, गुलाम और आज़ाद सभी ने काले कपड़े पहनकर उसके निधन पर शोक मनाया। किस सैयद सुल्तान के विषय में फरिश्ता अपनी तारीख ए फरिश्ता में यह लिखा है? तो खिलजी खां के विषय में लिखा है। खिलजी खां की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र राज सिंहासन पर बैठा। उसके पुत्र का क्या नाम था? तो मुबारक शाह था। सैयद सुल्तानों का आरंभिक काल से उनका ऐतिहासिक कालानुक्रम निम्नलिखित है। तो सबसे पहले खिलजी खां था, फिर उसके बाद उसका बेटा मुबारक शाह, फिर मोहम्मद शाह, फिर आलम शाह। सैयद वंश के कुल कितने वर्ष शासन किए थे? तो सैयद वंश ने कुल कितने वर्ष शासन किए? तो 36 वर्ष तक शासन किए।
किसने अलाउद्दीन खिलजी के सेना नायक के रूप में कार्य नहीं किया था? तो खिर्ज खान ने। जसरथ खोखर का विद्रोह किस सुल्तान के समय में हुआ था? तो मुबारक शाह के समय में हुआ था। सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो अलाउद्दीन आलम शाह था। सैयद वंश का अंत करने वाला शासक कौन था? तो बहलोल लोदी था। सैयद सुल्तान देखते हैं तो खिर्ज खां 1414 से लेकर 1421 तक शासन किया। मुबारक शाह 1421 से 1434 तक है। मोहम्मद शाह 1434 से 1444 तक है। अलाउद्दीन आलम शाह 1444 से 1451 तक शासन किया। अब देखते हैं लोदी वंश 1451 से 1526 ईस्वी तक है। देखते हैं सबसे पहले बहलोल लोदी 1451 से 1489 तक है। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोदी था। बहलोल लोदी का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो 1451 में हुआ था। लोदी वंश के शासक किस जाति या प्रदेश में से मूलतः संबंधित थे? तो विशुद्ध अफगानी से, अफगान या पठान से संबंधित थे। बहलोल लोदी किस प्रांत का गवर्नर था? तो लाहौर का था। बहलोल लोदी की महत्वपूर्ण उपलब्धि यह थी कि उसने एक राज्य के विरुद्ध सफलतापूर्वक युद्ध किया। वह राज्य कौन था? तो जौनपुर था। किस राज्य को दिल्ली के सुल्तान बहलोल लोदी ने 1484 ईस्वी में अधिग्रहित कर लिया था? तो जौनपुर को। बहलोल लोदी ने ग्वालियर पर आक्रमण किस वर्ष में किया था? तो 1489 में किया था। वह मध्यकालीन शासक जिसने उद्घोषित किया था कि राजतत्व ही बंधुतत्व है तथा बंधुतत्व ही राजतत्व है, तो बहलोल लोदी ने किया है। आरपी त्रिपाठी के अनुसार लोदी शासकों का राजतत्व सिद्धांत किस पर आधारित था? तो समानता पर आधारित था। लोदियों का राजतत्व सिद्धांत किस पर आधारित था? तो अफगान सरदारों की समानता पर आधारित था। बहलोल लोदी के राजतत्व सिद्धांत के संदर्भ में सत्य कथन है। तो बहलोल लोदी का राजतत्व सिद्धांत बंधुता पर आधारित था। अब बहलोल लोदी जनजातीय भावनाओं का आदर करता था। वह लोदी सुल्तान कौन था जो सिंहासन पर न बैठकर कालीन पर बैठा करता था? वह कौन था? तो बहलोल लोदी था। अफगानों सरदारों के प्रति बहलोल लोदी की क्या नीति थी? तो संतुष्ट करने की व सम्मान देने की थी। बहलोल लोदी अपने सरदारों को क्या कहता था? तो मसनद ए आली कहता था। बहलोल लोदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथन सही है। तो उसने जौनपुर के सकरी सुल्तान की ताकत को पूरी तरह नष्ट कर दिया। सैयद सुल्तानों की विरासत में पाई गई दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक संस्थाओं को बनाए रखा। बहलोल लोदी सिक्के का चलन दिल्ली सल्तनत के मुद्रा शास्त्रीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपक्रम माना जाता है। अब देखते हैं सिकंदर लोदी 1489 से लेकर 1517 तक। सुल्तान सिकंदर लोदी किस वर्ष गद्दी पर बैठा? तो 1489 में। किस लोदी सुल्तान का नाम निजाम खां था? तो सिकंदर लोदी का। लोदियों में से किसकी मां हिंदू थी? तो सिकंदर लोदी की। किस मध्ययुगीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने एवं उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय जाता है? तो सिकंदर लोदी को। किसके शासनकाल में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी? तो सिकंदर लोदी के समय में। किस लोदी सुल्तान का उपनाम गुलरुखी था? तो सिकंदर लोदी का। लोदी वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? तो सिकंदर लोदी।
किस सुहारवर्दी संत कवि को सिकंदर लोदी की अनुशंसा प्राप्त थी, जिसने बाबर की प्रशंसा में स्तुति गान लिखा और जो हुमायूं के गुजरात अभियान के साथ था? तो शेख जमाली था। जब वह सुल्तान अपने वस्त्र और बिछावन बदलता था तो उन्हें बेचा जाता था और उससे प्राप्त धन अनाथ लड़कियों को दहेज के रूप में दिया जाता था। वह लोदी सुल्तान कौन था? तो सिकंदर लोदी था। सिकंदर लोदी के विषय में सत्य कथन है तो भू राजस्व निर्धारण हेतु भूमि मापन, एक अनुवाद विभाग की स्थापना और अन्य पर से कर समाप्त करना था। अब देखते हैं इब्राहिम लोदी को। 1517 से लेकर 1526 ईस्वी तक महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया? तो खतौली के युद्ध में 1518 में। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने यह घोषणा की कि राजा का कोई संबंधित नहीं होता है? इब्राहिम लोदी ने। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1526 ईस्वी में। पानीपत के प्रथम युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। कौन सुल्तान लड़ते हुए युद्ध स्थल में मारा गया? तो इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो 1526 में हुआ था। अब देखते हैं लोदी सुल्तान को। तो बहलोल लोदी तो 1451 से 1489 तक इसका कार्यकाल था। सिकंदर लोदी का 1489 से 1517 तक। इब्राहिम लोदी 1517 से 1526 ईस्वी तक। अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।